जी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई 2017 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 6 ए लेवल्स के पास पेपर्स का, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से बिलोंग करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक से पर्टेन करता है। सवाल कहता है टीशा इज़ कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन फॉर हर फैक्ट्री। द मशीन विल कॉस्ट $125,000। ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि हम मशीन परचेज़ करने के लिए ये पेमेंट करेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर 5 द मशीन विल बी सोल्ड फॉर $65,000। और 5 साल के आखिर में ये मशीन 65,000 की बेच दूंगा मैं, लिहाजा 65,000 रुपये मुझे मिलेंगे। द मशीन विल बी यूज टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ टिशाज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। मशीन पर टिशा जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाया जाएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1, द करंट एनुअल सेल्स वॉल्यूम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज 10,000 यूनिट्स। दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द 5 years पीरियड। करेंटली हम लोग इस प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट्स बेचते हैं और अगले 5 साल तक हम 10,000 यूनिट्स ही बेचेंगे। नंबर 2 में लिखते हैं द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज करेंटली $12। अभी सेलिंग प्राइस 12 रुपये है, $12 है। टीशा प्लान्स टू इंक्रीज दिस टू $13 पर यूनिट टू हेल्प कवर द हर कॉस्ट्स ऑफ द न्यू मशीन। तो नई मशीन इंस्टॉल करने की वजह से ये जो सेलिंग प्राइस है ये 12 से 13 पर चली जाएगी। ये पहला चेंज है। अभी हम 12 में बेच रहे थे, अब हम 13 में बेचेंगे। 3 में लिखते हैं द वेरिएबल कॉस्ट इज करेंटली $5 पर यूनिट। दिस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू $3 पर यूनिट बाय यूजिंग दी न्यू मशीन। नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, और मशीन जो है वो सस्ते में वही चीज़ बना देती है। अभी ये चीज़ $5 की पड़ती है, मशीन पर बनाऊंगा $3 की पड़ेगी, सस्ते में पड़ेगी। तो ये एक मशीन का फ़ायदा है। जो चीज़ 5 की पड़ती है अब 3 की पड़ेगी, यानी कि मशीन के इंस्टॉल करने की वजह से मुझे $2 कॉस्ट में बच रहे हैं। मशीन के इंस्टॉल करने की वजह से मैं $1 ज़्यादा पर चीज़ें बेच पा रहा हूँ। मशीन के ये 2 फ़ायदे हैं। द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द न्यू मशीन विल इंक्रीज द एनुअल फिक्स कॉस्ट बाय 5,000। ये एक फ़िक्स कॉस्ट है जो हमें बेयर करनी पड़ेगी मशीन इंस्टॉल करने की वजह से। एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1 टीशा विल हैव टू पे अ वन ऑफ सर्विस फ़ी ऑफ $1,000 और 1,000 रुपये की सर्विस फीस भी पे करना पड़ेगी। ए में कहता है प्रिपेयर वन टेबल विच शोज द चेंज इन कैश फ्लोज। क्या? चेंज इन कैश फ्लोज फॉर ईच ऑफ द ईयर्स 0 to 5 दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द परचेज ऑफ द मशीन। तो अगर हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो ईयर्स है यह नंबर 0 है, ठीक है ना। इसी तरह से यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है, यह नंबर 4 है और यह नंबर 5 है। 5 साल की बात हो रही है ना। वो कहता है कि मशीन के इंस्टॉल करने की वजह से जो कैश फ्लोज होंगे वो बताने। अच्छा, अब मैं जब मशीन इंस्टॉल करूंगा तो 1,25,000 रुपये मेरे पास से जाएंगे। ये मेरा कैश आउटफ्लो है। तो सबसे पहले तो इनिशियल आउटले का मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो 1,25,000 रुपये मुझे यह नंबर 0 पर पे करने पड़ेंगे। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वो है वन ऑफ सर्विस चार्जेस। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1 पहले साल के आखिर में टीशा विल हैव टू पे अ वन ऑफ सर्विस फी ऑफ $1,000। मैं मशीन को इंस्टॉल करूँगा तो मुझे ईयर नंबर 1 पर 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे सर्विस फीस के। वन ऑफ का मतलब है एक ही बार पे करने पड़ेंगे, तो सर्विस फ़ी होगी। ये भी मशीन इंस्टॉल करूँगा तो ही पे करूँगा, जाहिर है। अच्छा, उसके अलावा हम स्क्रैप वैल्यू देख सकते हैं। सवाल में ये भी लिखा हुआ है कि मशीन 5 साल चलेगी जिसके बाद ये 65,000 की बिक जाएगी।
तो जब 5 साल बाद 65,000 की बिकेगी तो ये 65,000 रुपये मुझे मिलेंगे स्क्रैप वैल्यू। और ये नंबर 5 जो है, ये नंबर 5 के नीचे मैं 65,000 लिखता हूँ, 5वें साल मुझे 65,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट है, मैं मशीन इंस्टॉल करूँगा, उस वजह से मुझे ये मेंटेनेंस की एक कॉस्ट 5,000 की है वो पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पे करनी पड़ती थी। और ये 5,000 मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है ये हर साल पे करनी है। तो अगर हर साल पे करनी है तो ये नंबर 1 के नीचे भी 5,000, यह नंबर 2 के नीचे भी 5,000, यह नंबर 3 के नीचे भी 5,000, यह नंबर 4 के नीचे भी 5,000, यह नंबर 5 के नीचे भी 5,000। हर साल 5,000 पे करने हैं, तो हर साल लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, अब ज़रा गौर से सुनना। देखो, आप 10,000 यूनिट्स अभी भी बेच रहे हो और मशीन इंस्टॉल करने के बाद भी 10,000 यूनिट्स बेचोगे। अच्छा, अभी आप एक यूनिट 12 का बेचते हो, लेकिन मशीन इंस्टॉल करने की वजह से आप वही यूनिट 13 का बेचोगे। अभी आप 12 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट्स बेचते हो, अभी आप 12 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट्स बेचते हो, विच मीन्स कि आपको 12 इंटू 10,000 यानी कि 1,20,000 रुपये रिसीव होते हैं। मशीन इंस्टॉल होने की वजह से आप 13 रुपये के हिसाब से 10,000 यूनिट्स बेचोगे, यानी कि आपको 1,30,000 रुपये रिसीव होंगे। तो मशीन इंस्टॉल होने की वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, मशीन इंस्टॉल होने की वजह से मुझे 10,000 रुपये के एडिशनल कैश फ्लोज मिल रहे हैं। मशीन इंस्टॉल ना करता तो ये ना मिलते। तो मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि हमें 1,30,000 रुपये मिल रहे हैं, नहीं भाई, 1,20,000 तो पहले भी मिल रहे थे। मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से क्या हो रहा है, मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता हूँ मैं, और सेलिंग प्राइस बढ़ाने की वजह से मुझे जो मेरा रेवेन्यू है वो हर साल 10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिर्फ इंक्रीज़ इन सेल्स रेवेन्यू लिखा जाएगा, बिकॉज मशीन के इंस्टॉल करने का फ़ायदा 1,20,000 नहीं है, वो तो अभी भी मिल रहा था। मशीन को इंस्टॉल करने का फ़ायदा 1,30,000 रुपये कमाना है, यानी कि 10,000 रुपये मशीन को इंस्टॉल करने की वजह से मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, ये बात याद रखना कि हम ये देखते हैं कि कोई हमारा फ़ैसला लेने की वजह से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। टोटल फ़ायदा 1,30 है, लेकिन 1,20 का तो आज भी होता था। तो मशीन इंस्टॉल करने की वजह से मुझे 10,000 का फ़ायदा हुआ। इसी तरह से कॉस्ट है, कॉस्ट अभी एक यूनिट बनाने के लिए मैं 5 रुपये पे करता था, यानी कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाता था तो मैं 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000 पे करता था। मशीन के लाने की वजह से वही चीज़ 3 रुपये में बच जाएगी, तो 10,000 चीज़ें बनाने के हर साल मेरा जो ख़र्चा होगा वो 30,000 होगा। मशीन के आने की वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हर साल 50,000 के बजाय मेरा ख़र्चा 30,000 हो गया है, यानी कि 20,000 रुपये कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज़ इन वेरिएबल कॉस्ट। मशीन के आने की वजह से मेरी वेरिएबल कॉस्ट हर साल की 20,000 रुपये कम हो गई है। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ये मशीन के आने की वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो है। तो अब मशीन की वजह से जो कैश फ्लोज बनेंगे ना, जो पार्टी की रिक्वायरमेंट थी कि भाई मशीन लाने की वजह से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, या कितना पैसा हर साल जा रहा है ज़्यादा, या कितना पैसा हर साल ज़्यादा आ रहा है कैश की बुनियाद पर, वो ये है कि ईयर 0 पर 1,25,000 रुपये जा रहे हैं, ईयर नंबर 1 पर 10,000 का एक फ़ायदा, 20,000 का एक फ़ायदा, 30,000, 5,000 का एक ख़र्चा और 1,000 का एक ख़र्चा, नेट फ़ायदा 24,000 रुपये। ईयर नंबर 2 पर 10,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 यानी कि 25,000 रुपये का फ़ायदा, फिर 25,000 रुपये का फ़ायदा, फिर 25,000 रुपये का कैश इनफ्लो नेट, और फिर 25 प्लस 65 यानी कि 90,000 रुपये का कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए पूरा हुआ। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखता है कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड फॉर द मशीन। पे बैक पीरियड हमने क्लासेस में डिस्कस किया है। पे बैक पीरियड मुझे ये बताता है कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आखिर कितने सालों में रिकवर होगी।
तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, वो थी 1,25,000 रुपये। ठीक है, 1,25,000 रुपये अगर मैं पे बैक पीरियड ढूंढता हूँ, पे बैक पीरियड ढूंढता हूँ, 1,25,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट थी पहले साल कितने रिकवर हुए, 24,000, ये मिल गए पहले साल। ठीक है, पहले साल जब 24,000 मिल गए तो 1,25,000 में से बच गए अब 101,000। अगले साल कितने मिले, 25,000। अगले साल कितने मिले, 25,000। उससे अगले साल कितने मिले, 25,000। तो 3 सालों तक 25 25 25 मिलते रहे, फिर भी कितने बच गए, 101 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25, 26,000 अभी भी बच गए। कितने साल हो गए, 1 2 3 4, 4 साल पूरे हो गए, फिर भी मेरा पैसा मुझे पूरा वापस नहीं मिला। 5वें साल 90,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन मुझे 26,000 रुपये मिल जाए तो मेरा जो पे बैक पीरियड है वो पूरा हो जाता है। तो आखिरी साल के लिए क्या करेंगे, 26,000 डिवाइडेड बाई 90,000 करेक्ट। यही तरीका हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये आता है 26,000 डिवाइडेड बाई 90,000 इज़ 0.29, 0.29288। तो हम कह सकते हैं 4.28 ईयर्स या 289 ईयर्स। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर ईयर्स और मंथ्स में लिखना है तो 4 साल तो पूरे हुए, 4 ईयर्स। और ये जो 0.289 आ रहा है इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा तकरीबन 3.468। तो तुम कह सकते हो अंदाज़न 4 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक है, ये मेरा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया। अच्छा जी, पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में है स्टेट 3 रीजंस वाई पे बैक में बी अ यूजफुल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक। पे बैक हम क्यों यूज़ करते हैं या यूजफुल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक कैसे है। ठीक है ना, तो पहला तो इसका जो फ़ायदा है वो ये लिख सकते हो, सिंपल टू कैलकुलेट, सिंपल टू कैलकुलेट। इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये तरीका सिंपल है कैलकुलेट करना, सिंपल टू कैलकुलेट, ये पहली बात लिख सकते हो। दूसरी बात क्या लिख सकते हो, दूसरी बात ये लिख सकते हो कि ये प्रॉफिट्स को यूज़ नहीं करता बल्कि कैश फ्लोज को यूज़ करता है, जो कि ज़्यादा बेहतर है। तो कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसका मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आप मुझसे ले लीजिएगा। बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, ये एक कैश फ्लोज की बुनियाद पर कैलकुलेट हुआ तरीका है। ये दूसरा आप इसका फ़ायदा लिख सकते हो। ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या लिख सकते हो तीसरी चीज़ आप ये लिख सकते हो कि यूज़फुल एज अ फर्स्ट स्क्रीनिंग टूल, यूज़फुल एज अ फर्स्ट स्क्रीनिंग टूल, यानी कि एनपीवी और आईआरआर की कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने से पहले आप प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड देख लो। अगर पेबैक पीरियड ही बहुत ज़्यादा है या अचीव ही नहीं हो रहा है तो फिर तो उस प्रोजेक्ट को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, पेबैक पीरियड अलबत्ता अगर एक रीज़नेबल हद के अंदर है जो कि आपने कैलकुलेट किया, उसके बाद फिर आप एनपीवी आईआरआर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर कर अपने डिसीजन को पूरा ले सकते हो। अगली पार्ट में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए, हम ये जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करने हैं। और सवाल कहता है कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग द मशीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने पार्ट नंबर ए में कैश फ्लोज कैलकुलेट किए थे, जो हमने पार्ट नंबर ए में कैश फ्लोज कैलकुलेट किए थे, एक मिनट, पार्ट नंबर ए में कैश फ्लोज कहाँ कैलकुलेट किए थे, ये हमने कैश फ्लोज किए थे कैलकुलेट, बस इसकी डिस्काउंटिंग करनी है, इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है, ये कैश फ्लोज आपको याद होंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर्स को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साल का 1,25,000 था, दूसरे साल का कितना था, दूसरे साल का मेरे ख्याल में 24,000 है ना, आप देख लें 24,000 है बिल्कुल। तीसरे साल का जो ईयर नंबर 2 पर जो अमाउंट था वो था 25,000 रुपये। ईयर नंबर 3 पर जो अमाउंट था वो था 25,000 रुपये। ईयर नंबर 4 पर जो अमाउंट था वो था 25,000 रुपये। ईयर नंबर 5 पर जो अमाउंट था वो था 90,000। तो आप प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लो। पहली चीज़ तो 1,25,000 नेगेटिव आएगी, दूसरी 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.909 इज़ 21,816, 21,816। फिर 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 इज़ 20,650, 20,650। फिर 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.751
18775 फिर 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.683 170 एक मिनट, ठीक है 17075 फिर है हमारे पास 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.621 जो कि बनता है 55,890 फॉर्मेटिंग का थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 55,890 जमा 17075 प्लस 18775 प्लस 20650 प्लस 21816 माइनस 125000, यह आपका नेट आंसर बनता है 9206 की आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, 9206 की आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। पार्ट डी हो गया। उसके बाद बोलता है व्हेन यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 20% द मशीन हैड अ नेगेटिव एनपीवी ऑफ 24953 कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर ऑफ द मशीन। आईआरआर कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। अच्छा, हम पहले इन्फॉर्मेशन लिस्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो A% है वो 10% है, जो हमारे पास NPV है यानी कि 10% पर जो NPV आ रही थी वो 9206 आ रही थी। हमारे पास जो B% है वो 20% है और हमारे पास NPV यानी कि 20% पर जो NPV आ रही है वो -24953 है। IRR कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया है? A% यानी कि 10% प्लस NPVA यानी कि 9206 डिवाइडेड बाई NPVA यानी कि 9206 माइनस NPVB। अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 24953 मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A% यानी कि 20 माइनस 10%। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 10% को एज इट इज़ लिखते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पर प्लस के क्या है? अच्छा, डिनोमिनेटर में 9206 प्लस 24953 दोनों ऐड होंगे तो 34159 बनेंगे। 9206 डिवाइडेड बाय आंसर जो है वो 0.269 बन रहा है। 20 और 10 का डिफरेंस 10 होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये बनता है हमारा 2.695। तो तकरीबन हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 12.695 या 12.7% कह सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारा IRR हो गया। इसके बाद इसे लिखा है टीशा हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड एन अल्टरनेटिव मशीन दैट विल आल्सो बी सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। एक और मशीन नज़र में आई है जो कि यही काम कर सकती है। दिस ऑल्सो हैड एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years। इसकी ज़िंदगी भी 5 साल है। टीशा हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल एंड ओनली नीड्स 1 मशीन। इसको सिर्फ एक मशीन खरीदनी है, या तो ये वाली जिसकी अब इसने बात करी है या वो वाली जिसकी हमने ऊपर बात करी है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर द ऑल्टरनेटिव मशीन। जो दूसरी मशीन है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिकमेंड विद रीजंस विच मशीन टीशा शुड बाय। कौन सी मशीन इसको ख़रीदनी चाहिए ये हमें बताना है। अच्छा, कैश आउटले यानी कि इनिशियली हमें कितने पैसे चाहिए होंगे इस मशीन के लिए? 1.35। वो जो पिछली मशीन हमने डिस्कस करी उसके लिए 1.25। इसका मतलब पिछली मशीन में कम पैसे चाहिए होंगे। पिछले मशीन में 1.25 चाहिए होंगे इनिशियल, इसमें इनिशियल चाहिए होंगे 1.35। तो इस हिसाब से तो पिछली जो मशीन हमने डिस्कस करी है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा, NPV देखते हैं। इस मशीन की NPV 10,350 है और जो हम मशीन जिसकी बात कर रहे थे उसकी NPV 9206 है। 9206। तो NPV की बुनियाद पर यह मशीन ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 9.59 और 12.7%। तो IRR की बुनियाद पर यह ज़्यादा बेहतर है। पेबैक पीरियड की अगर बात करते हैं तो हमने जो मशीन देखी थी उसका पेबैक पीरियड 4 years and 4 months था और इसका 4 years and 6 months है। पेबैक पीरियड जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि पेबैक पीरियड की बुनियाद पर ये जो हमने मशीन जिसकी डिस्कशन हमने ऊपर करी वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अगर हम IRR की बुनियाद पर डिसीजन लेंगे तो हम ये दूसरी वाली मशीन प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगर NPV की बुनियाद पर, अगर हम IRR की बुनियाद पर डिसीजन लेंगे तो हम दूसरी जो मशीन जिसकी वर्किंग हमने करी उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है। अगर हम पेबैक पीरियड की बुनियाद पर डिसीजन लेंगे तो जो हमारी मशीन जिसकी वर्किंग हमने ऊपर करी उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है ना।
अगर हम कैपिटल आउटले जो इनिशियल है उसकी बुनियाद पर अपना डिसीजन लेंगे तो हम अपनी वाली मशीन को प्रेफर करेंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जिस मशीन की हमने वर्किंग करी है वो ज़्यादा जगह पर जीत रही है, तो वो प्रेफर्ड होनी चाहिए। लेकिन अब एक जनरल आंसर लिख दोगे कि बोथ मशीन्स है पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, बट दिस मशीन हैज़ हायर IRR, लोअर पे बैक, कॉस्ट ऑफ इनिशियल आउटलेज लो, तो एक जनरल आंसर लिख दोगे, पेनल्टी नहीं होगी। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने एक आंसर लिखना होगा। फिर जी में बोलता है डिस्कस विच फैक्टर्स अदर देन दोज यू हैव कंसिडर्ड इन एफ टेशा शुड कंसिडर व्हेन मेकिंग हर डिसीजन। अपना फैसला लेते वक्त कि कौन सी मशीन ख़रीदनी है, ऊपर वाले जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उसके अलावा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई बातों का जो ख्याल रखना चाहिए किसी मशीन को ख़रीदते वक्त, अपार्ट फ्राम दी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस दैट यू हैव परफॉर्म, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज़। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये दो मशीन्स में से एक मशीन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस करेगी, जो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करेगी। हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए, वो मशीन प्रेफर करनी चाहिए जो कम धुआं कम वेस्टेज प्रोड्यूस करेगी। दूसरी चीज़ जो हमें कंसिडर हम कर सकते हैं वो है क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मशीन जो है उसकी जो आउटपुट की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वो दूसरी मशीन से कम है। जाहिर सी बात है क्वालिटी से मेरा बिज़नेस चलता है तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम कंसिडर कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग कितनी चाहिए होगी। हो सकता है कि एक मशीन बहुत ही बेहतरीन हो और कम से कम लेबर की ट्रेनिंग में वो चल जाए और दूसरी मशीन पे बहुत ज़्यादा लेबर की ट्रेनिंग चाहिए, तो ये चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी होंगी, ठीक है ना। तो इसने जो बोला था कि फैक्टर्स कंसिडर करो, ये बातें आप लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इस सवाल को आप आराम से अपने रजिस्टर्स में कॉपी करें। बहुत शुक्रिया।